हेलो गाइस। और आज डे 6 है डेली आंसर राइटिंग का। आज मेरा टेस्ट था, मैंने इसको लिखा है और इस कारण से आज टाइम नहीं मिल पाया पीवाईक्यू का। तो आज मैं इसको डिस्कस करूंगा। टोटल मैं 5 क्वेश्चन उठाऊंगा, रैंडम कोई भी। तो पहले आज, और जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा हो, पुराने वीडियो जाके देख लेना। और आज का पहला क्वेश्चन है, different constitutional draft imagined India differently. In the view of this statement, elaborate on the various pre-independence constitutional draft articulated by different diverse political thinkers and movements. ये 10 मार्कर का है। तो इसका मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ। बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट्स were proposed by political leaders, parties, social movements, and these drafts reflected the diverse visions of India's future and ultimately influencing the framing of the constitution. तो मैंने इस पे क्या किया है कि हल्का वाच करने की कोशिश किया है, जिसपे कि मैंने मेजर, फिर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्स, और फिर एक मैं क्या बोलते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे उनके व्यू पॉइंट्स क्या थे। तो उसी तरह से मैंने दो चीज किया है इस पे। तो पहला, जैसे इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। इससे पहले मैंने ड्राफ्ट क्या क्या चीजें थे, फिर विजन ऑफ इंडिया, फिर की फीचर्स उसमें क्या था। तो पहला था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जिसमें डोमिनियन विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऐसा बोला गया था। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, और ये सब की फीचर्स थे उसपे। सेम नेहरू रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट आया था, लिबरल डेमोक्रेटिक डोमिनियन, और इसमें फीचर्स थे पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। फिर जिन्नास 14 पॉइंट्स आया था, जिसपे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर मुस्लिम्स, और इसपे की फीचर्स है सेपरेट इलेक्टोरेट, प्रोविजनल ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। फिर कराची रेजोल्यूशन आया, जिसमें कि वेलफेयर ओरिएंटेड डेमोक्रेटिक स्टेट का बात हुआ। फिर उसके बाद फिर फंड इस पे फीचर्स क्या था, फंडामेंटल राइट्स, लेबर राइट्स, यूनिवर्सल रेटेड फ्रेंचाइजी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉर्नेलियल फेडरल गवर्नेंस, और फिर इसके अंदर फीचर्स है ऑफिसर ऑफ गवर्नर ऑफ फेडरल फ्रेमवर्क। फिर उसका सप्रू कमेटी रिपोर्ट आता है, जिसपे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज, और इसके की फीचर्स थे माइनॉरिटी सेफगार्ड ऑफ फेडरलिज्म। फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जिसपे कि यूनाइटेड बट वीक वीक फेडरलिज्म। फिर इस पे जो ये है क्या बोलते हैं अपने फीचर्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड 3 टियर फेडरल ग्रुपिंग, लिमिटेड यूनियन पावर्स। तो ये अपने हो गए जिसपे कि मेजर प्री इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, जो कि ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीजें था जिसके कारण से अपना, जिसने इन्फ्लुएंस किया अपना फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अपन आते हैं कि वेरियस जितने भी लोग थे, जितने भी थिंकर्स थे, या जो भी उस समय के ये थे महत्वी लोग जो थे, उनका क्या क्या इस पे व्यू पॉइंट्स था, और उन्होंने क्या इंस्पायर किया, कैसे ही अपना फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या पॉइंटर्स है या क्या चीजें। तो पहला है महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज, विलेज रिपब्लिक्स एज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, और इंस्पायर्ड पार्ट 9 एंड आर्टिकल 40। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स एंड abolition of caste discrimination, strong center to preserve national unity। फिर एम एन रॉय थे, उन्होंने दिया रेडिकल ह्यूमनिज्म, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज पीपल्स कमिटीज। फिर जवाहरलाल नेहरू ने सेकुलर सोशलिस्ट ओरिएंटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, साइंटिफिक टेम्पर। और इसको मैं इंड ऐसे कर रहा हूँ, एक कोट है जो ग्रेनुअल ऑस्टिन डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सीमलेस वेब बैलेंसिंग नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेसी एंड सोशल रेवोल्यूशन। तो ये जो है अपना पहला क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। फिर अपन उठाते दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कि व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, और should such a provision continue to exist in a constitutional democracy like India? Discuss. So preventive detention refer to detention of a person without trial to prevent them from committing an act prejudicial to national security, public order, etc. It is governed by Article 22 Clause 3 to Article 22 Clause 7 of the Constitution। ये अपना इंट्रो यहाँ खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद फिर अपना है पहला पार्ट, वाई शुड प्रिवेंटिव डिटेंशन कंटिन्यू। तो यहाँ मैं स्टार्ट किया टेबुलर फॉर्म में ही। जस्टिफिकेशन क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एक्सप्लेनेशन उसको क्या दे रहे हैं कि प्रिवेंट एस्पोनेज टेररिज्म एंड सैबोटेज। फिर इसका एग्जांपल क्या है, एक्शन अगेंस्ट टेरर मॉड्यूल्स बिफोर अटैक्स। फिर पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर में क्या है कि कंट्रोल कम्युनल वायलेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो प्रिवेंशन डिटेंशन जो है ड्यूरिंग द लार्ज स्केल राइट्स, इसका एग्जांपल हो गया। फिर बॉर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये जस्टिफिकेशन कैसे दे रही कि किस हिसाब से ये आपको उठा के ले जा रहा है। पहला नेशनल सिक्योरिटी था,
दूसरा पब्लिक ऑर्डर था, तीसरा बॉर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, जिसके एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं, किस कारण से उठा रहे हैं, हेल्प एड्रेस इंसर्जेंसी इन क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, और इसका एग्जांपल क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेशन इन सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स। और फिर चौथा एक तरीके क्या, किस कारण से आप उठा सकते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, prevents activities like smuggling, black marketing under specific laws, detention of virtual economic offenders and affecting essential supplies, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब क्या कंसर्न्स क्या है इस पे, मतलब क्या इशू क्या है इस चीज के रिलेटेड, वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मतलब हाँ वायलेशन हो ही रहा पर्सनल राइट्स का, पर्सनल लिबर्टी का। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या मैं दिया है कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल्स डिपार्ट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस। फिर दूसरा है मिसयूज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, हाँ मिसयूज कर सकते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अपोनेंट के अगेंस्ट, या कोई एक्टिविस्ट जो है जो कि सरकार के सवाल उठा रहा है या चीजें ऐसे, उसको डिटेन कर सकता है अनलॉफुली। फिर लो कन्विक्शन और रिपीटेड डिटेंशन, सम डिटेनीज आर रिलीज्ड बाय कोर्ट आफ्टर prolonged डिटेंशन। फिर वीक जुडिशियल ओवरसाइट एट इनिशियल स्टेज, जुडिशियल स्क्रूटनी जनरली occurs आफ्टर डिटेंशन नॉट बिफोर, मतलब डिटेंशन से पहले आपका जुडिशरी का कोई ऐसा काम नहीं रहता, वो आप पे ओवरसाइट नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता है कि क्या उसका डिटेंशन लीगल भी है नहीं है, पर जब डिटेन हो जाता है उसके बाद फिर चीज ये चीज होता है जो कि हल्का सा खराब है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब आगे क्या कर किया जा सकता है, restrict use of exceptional circumstances to prevent arbitrary detention, दूसरा है टाइम बाउंड जुडिशियल रिव्यू, तीसरा है डिटेल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस, और चौथा है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑफ डिटेंशन लॉज। विद द केस लाइक ए के गोपालन केस, मेनका गांधी केस पुट्टास्वामी governed that liberty must be remain the norm and prohibited detention is the exception। तो ये दूसरा क्वेश्चन अपने से खत्म हो जाता है। तो अब मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा जो कि 15 मार्कर का है ये। तो discuss the role of Speaker of Lok Sabha in maintaining order and impartiality in conducting the legislative business and facilitating best democratic practice. Also describe the procedure for its removal। तो इसका मैंने इंट्रो इस हिसाब से स्टार्ट किया है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन ऑफ द हाउस, इंटरेस्टेड विद द इंश्योरिंग ऑर्डरली proceeding, protecting parliamentary privileges, upholding democratic values as described by G.B. Mavlankar। The speaker is the symbol of dignity and freedom of house। ये एक स्टेटमेंट की तरह मैंने दे दिया, इसको या तो इंट्रो की तरह भी यूज कर सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा बस ऐसे लिख दिया। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पीकर। तो ये एक मैंने एक्स्ट्रा एक ऐसे अलग से अच्छा दिखने के लिए और प्लस हल्का सा दिखे कि मेरे को नॉलेज और ये सब चीज़ का हल्का सा इनहेंस हो आंसर, उसके लिए मैंने लिखा है आर्टिकल 93 इलेक्शन ऑफ स्पीकर, आर्टिकल 94 वैकेशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, आर्टिकल 118 रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा, और शेड्यूल 10 जो है डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एडीएल, बोले तो एंटी डिफेक्शन लॉ। अब रोल क्या है, रोल ऑफ द स्पीकर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, प्रिसाइड्स ओवर द सेटिंग्स एंड रेगुलेट द डिबेट, मेंटेन डेकोरम बाय सस्पेंडिंग अनरूली मेंबर्स अंडर द हाउस होल्ड, इंश्योर्स compliance with the parliamentary procedures। एग्जांपल है इसका, frequent adjournment during the budget and monsoon session require the speaker to balance deliberation with legislative productivity। अभी क्या बोलते हैं रिसेंटली जैसे अभी सीजेपी प्रोटेस्ट वगैरह के थ्रू क्या हुआ था, पार्लियामेंट में बातचीत ही नहीं हो पा रहा था, मतलब बार बार, तो मतलब रकस क्रिएट हो रहा था, तो इस कारण से स्पीकर ने तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए उन्होंने एडजर्न कर दिया था सेशन को ही, एक दिन के लिए। फिर इंश्योरिंग impartiality, acts of party politics after election gives equal opportunity to both reserve and opposition benches। It decides admissibility of the motion and questions discussion। इसका केस कौन सा था, कोइटो एलन जजमेंट, स्पीकर डिसीजन अंडर 10 शेड्यूल अंडर जुडिशियल रिव्यू, ये री इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी वो अपना डिसीजन जो भी ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अंडर दी 10th शेड्यूल कुछ भी अगर डिसीजन लेते हैं किसी को हटाने का या कुछ भी करने का, तो ऐसा नहीं कि वो उनका खुद का रहेगा, वो जुडिशियली रिव्यू के अंदर मतलब आता है, इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। फिर है कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस, डिसाइड्स द एजेंडा इन कंसल्टेशन विथ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, इंटरप्रेट्स द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड डिटरमाइंस वेदर अ बिल मनी बिल और अंडर आर्टिकल 110। फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा मैंने पॉइंट लिखा फैसिलिटेटिंग द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, रेफर्स टू बिल्स टू डीआरएससीज, मतलब डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को ये देता है बिल्स वगैरह। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस जो है,
He heads the Lok Sabha Secretariat, chairs the business advisory committees, and he etc. He decides regarding this qualification and the DADL. अब फिर मैंने प्रोसीजर्स पे डिस्कस कर दिया है कि कैसे अपोज प्रोसीजर ऑफ द स्पीकर अंडर द आर्टिकल 94 अंडर द क्लॉज सी। तो इस पे क्या है, पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन, जिसपे कि मिनिमम 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। रेजोल्यूशन मूव इन द लोकसभा, क्योंकि अपन स्पीकर जो होता है वो लोकसभा में मतलब लोअर हाउस में ही होता है, तो रेजोल्यूशन मूव इन लोकसभा। स्पीकर डजंट प्रेसाइड, क्योंकि उसी खिलाफ ही चला, तो स्पीकर थोड़ी उस पर प्रेसाइड करेगा पूरे सेशन को। और फिर डिबेट एंड वोट होगा, जिसपे कि इस बार स्पीकर के पास, क्योंकि ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर उस समय का नहीं है, तो इसके पास कास्टिंग वोट नहीं है, बट ये वोट कर सकता है एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। फिर उसके बाद पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, फिर स्पीकर इज रिमूव्ड। स्पीकर इज द पाइवट ऑफ, इसका मैंने कंक्लूजन स्टेट दिया, स्पीकर इज द पाइवट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बैलेंसिंग authority with neutrality, strengthening the office through the time-bound decisions, great transparency, and adherence to the constitutional conventions will enhance legislative accountability and reinforce citizens' faith in parliament। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन आज का। फिर चौथा मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। हाँ, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। Why does Ladakh seek inclusion under the sixth schedule? ये रिसेंट अपडेट्स के थ्रू से ये क्वेश्चन बना है, जो कि फोरम वाइज वालों ने ही बनाया है। तो the fifth and sixth schedule of the constitution provides special governance mechanism for scheduled areas and tribal areas under the articles 244 clause 1, 244 clause 2 respectively। फिर इस दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटी बिटवीन द शेड्यूल 5 and शेड्यूल 6। पहला तो ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को, इंस्टीट्यूशंस को। फिर प्रिवेंट्स एलियनेशन फ्रॉम द ट्राइबल लैंड, प्रमोट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, प्रोवाइड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अंडर द पार्ट 10। फिर फिर है एम्स टू बैलेंस डेवलपमेंट विद प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस आइडेंटिटी। ये दोनों का कंपैरिजन कैसे है, एस्पेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दोनों का अलग अलग है। जैसे फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का टू आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में फिफ्थ शेड्यूल को लिखा गया, और वहीं आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 में इसका जिक्र है। अपना सिक्स शेड्यूल को एरिया कवर्ड क्या है, शेड्यूल एरियाज ऑफ 10 स्टेट्स, और फिर ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका मैंने एक तरह से निमोनिक बनाया था, क्योंकि हल्का अजीब सा ही है। और आसमी मैत्री, ये मैंने ऐसा बनाया था, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। फिर हो गया ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नेंस फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का गवर्नर एडवाइजरी रोल ऑफ टीएसी, मतलब बोल रहे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और वहीं पे सिक्स शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसीज एंड रीजनल काउंसिल्स। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है कि मेनली एक्सरसाइज थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, जो मतलब शेड्यूल 5 में है। वहीं शेड्यूल 6 में एडीसीज पोजेस द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ओवर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, गवर्नर में मॉडिफाई और सस्पेंड स्टेट लॉज। वहीं एडीसी मेक लॉज ऑन लैंड, फॉरेस्ट, कस्टम्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। Judicial power क्या है, no separate judicial institution, ADCs can establish village court for customary disputes। कोई फाइनेंशियल पावर क्या है, लिमिटेड पावर है शेड्यूल 5 में, और एडीसीज कैन लेवी सर्टेन टैक्सेस, कलेक्ट फिक्स एंड रिसीव ग्रांट्स। अब तीसरा जो सबसे लास्ट पार्ट था, इसमें पूछा गया था कि वाई लद्दाख सीक इंक्लूजन इन दी सिक्स शेड्यूल। तो इसका पहला मैंने पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, मोर देन 95% ऑफ लद्दाख पोर्शन बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल स्टेटस सॉट टू सेफगार्ड इंडिजिनियस लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। फिर दूसरा है लैंड प्रोटेक्शन, कंसर्न्स ओवर द अनरिस्ट्रिक्टेड परचेज ऑफ लैंड आफ्टर जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन, डिमांड फॉर लोकल कंट्रोल ओवर द लैंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर, इकोलॉजिकल कन्वर्जन conservation. Fragile Himalayan ecosystem requires locally tailored regulation on the land use or tourism and infrastructure. Employment security, protection of local employment opportunities through great control over the recruitment and resource management. फिर फिफ्थ है कल्चरल प्रिजर्वेशन, conservation of indigenous heritage, monasteries, customary laws and traditional institution, and amid the rapid tourism and strategic development। both, फिर इसका कंक्लूजन मैंने इस टाइप से लिखा है, both fifth schedule and sixth schedule represent two distinct models of tribal protection and autonomy,
Ladakh's demand reflect aspirations for constitutional safeguards require careful balance between the national interest and the tribal autonomy. ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन में एक 10 मार्कर वाला उठाऊंगा। हम्म, ये वाला क्वेश्चन। Why does the Constitution vest the governor of the state with great discretionary power over the President of India? ये कल भी इसका मैंने क्वेश्चन का जिक्र किया था, अभी दोबारा एक बार बता देता हूँ। गवर्नर इन आर्टिकल 163 and president in article 74 are different constitutional heads of state and union respectively that mention their discretionary powers। फिर क्या है, why does governor have great discretionary power? तो पहला है dual constitution role, governor functions as constitutional head of the state representative of the union। He or she ensures constitutional governance the state, example reporting constitutional breakdown under the article 356। फिर है appointment in hung assembly, invites a party coalition to form the government when no clear majority exists, determine who is likely to command majority support। फिर तीसरा रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, अंडर द आर्टिकल 200 द गवर्नर may reserve certain bills for president's consideration without assent or written non-money bills, or this power has no equivalent for president। A special responsibility, governor have special responsibility in certain states regarding tribal welfare, autonomous council and law and order। Administrator of UTs, some governors are also appointed as administrators of adjoining UTs and requiring additional discretion। और जुडिशियल डिसीजंस इस पे रिलेटेड क्या क्या थे, शमशेर सिंह जजमेंट जो था वर्सेस शायद ये स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट में था। सो गवर्नर ऑर्डिनेंस एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस एक्सेप्ट इन लिमिटेड डिस्क्रिशनरी मैटर्स। एसआर बोम्मई जजमेंट जो था, गवर्नर्स रिपोर्ट अंडर द आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। इसका मैंने कंक्लूजन स्टेप से लिखा है, गवर्नर्स वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर्स आर इंटेंड टू protect constitutional governance and maintain federal balance, not to create an alternative political executive। तो ये था आज का वीडियो। और जिन्होंने भी ये आज का वीडियो देख लिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। और आज मेरा हल्का सा हेल्थ सही नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने किया आज का। जिन्होंने भी पांचों क्वेश्चन एक बार लास्ट तक देखा है, जिनको ऐसा कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसके रिलेटेड या तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप मैसेज कर देना। और पूरा वीडियो देखने देखा है जिन्होंने, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और बाकी लोगों को शेयर करके बताना कि मैं ऐसा कुछ चला रहा हूँ। या जिनको साथ में आंसर राइटिंग करना हो वो डेली आंसर राइटिंग करें। और सबको थैंक यू।